Hello, aspirant. I hope your examination is going well. From the last some days, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर आप जो है करंट अफेयर अपलोड कर रहे हैं, इसको कृपया कर आप हिंदी में भी करने की कोशिश करें। तो हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों ने हिंदी में लाने का इसका एक विचार किया। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देर का। हालांकि ये जो पूरी करंट अफेयर की सेशंस आ रही है, ये पूरी इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड है, नवंबर माह का है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी नवंबर महीने का, अगर वो कंप्लीट होता है तो हम लोग पॉलिटी की ओर बढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन और इसके बाद हम लोग जियोग्राफी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित जो भी न्यूज़ आई थी या स्कीम हो, गवर्नमेंट स्कीम्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड या सेंट्रल स्कीम से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार की, तो हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट से, जो 7 और 8 सेक्शंस हैं आपके सब्जेक्ट हैं, उनमें से अगर कहीं भी किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डालें। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपको वीडियो बनाकर हम आपको दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा न्यूज़ है, द एमिशन गैप रिपोर्ट यानी व्हाट्स न्यूज़, वो मैं वैसे बच्चों के लिए हमने हिंदी को यहाँ पे लाने की कोशिश की है, टाइप करने की कोशिश की है, जो बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी परेशानियाँ आती थी। तो हाल ही में जो कि द एमिशन गैप रिपोर्ट को जो पब्लिश करने वाली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है उसका यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो हाल ही में यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने अपना 10वां संस्करण 10th एडिशन उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 जारी किया। एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी पर राष्ट्र के बीच की खाई का वार्षिक विज्ञान आधारित मूल्यांकन है और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए आवश्यक है। तो ये इसके बारे में इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ ही ये बताया गया था कि यह रिपोर्ट अंतर को बंद करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन में कमी की गति को बढ़ाने के लिए प्रत्येक देश, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके प्रमुख अवसरों को पहचानती है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट उपायों और 3 प्रमुख प्रवृत्ति लाइन को प्रोजेक्ट करता है, यानी ट्रेंड लाइंस को। वो कुछ इस प्रकार हैं कि 2030 तक हर साल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा पे इनका ध्यान देना इनका प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही साथ प्रतिबद्धता वाले देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए बना रहे और इन प्रतिबद्धताओं का प्रभाव कुल उत्सर्जन में कमी पर होने की संभावना है। तो वैसे कमिटमेंट कंट्रीज, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की मीटिंग्स में जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था कि हम लोग इस पे जो हमारा एमिशन जो हमारे कंट्री से ज़्यादा इन्हांस हो रही है, एक भारी मात्रा में निकल रही है, उसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कमिट की थी वहाँ पे एग्रीमेंट के जरिए। तो साथ ही जिस गति से उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्सर्जन को कम करना होगा, जो तापमान को सीमित करेगा, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे वहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस से 150 सेल्सियस ना पढ़े आप, ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक्स। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द रिपोर्ट, यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस रिपोर्ट में, उसमें हम लोग आज ध्यान देंगे। पिछले 4 दशकों में शीर्ष 4 उत्सर्जक, जैसे कि चीन हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन संघ हो गया और भारत, कुल उत्सर्जन में 55% से अधिक का योगदान कर रहे हैं और करते हैं, जो कि वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन जैसे भूमि उपयोग परिवर्तन से उत्सर्जन को छोड़कर बाकी सारे चीज़ों पे ये फोकस करते हैं। हालांकि चीन और यूनाइटेड नेशन के 28 कंट्रीज़ ने और भारत, मैक्सिको, रूस और साथ ही तुर्की को मौजूदा नीतियों के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने का अनुमान है। क्योंकि जिस प्रकार से हाल के कुछ दिनों से अपनी कमिटमेंट पे और अपने यहाँ के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैं या फिर जो फैक्ट्रीज़ का जो संचालन है, उस पर जिस तरीके से यहाँ पे मेजर्स ली गई हैं, डिक्री ली गई है यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, ये सराहनीय है। उसको देखते हुए अनुमान है कि अपना लक्ष्य को पूरा करेंगे जल्द ही। तो जो कमिटमेंट किया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में, भारत, रूस और तुर्की को लगभग 15% तक अपने लक्ष्य के अनुसार प्रदर्शन करने का अनुमान है। हालांकि 2018 की बात है कि दुनिया ने ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि ग्रीन GHG जिसको हम बोल सकते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 समतुल्य 55.3 गीगाटन की रिकॉर्ड उच्च स्तर का उत्सर्जन किया, जो 2017 के लगभग में स्थापित 54 गीगाटन के पिछले रिकॉर्ड से काफ़ी ऊपर था। हालांकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि विश्व को पेरिस समझौते यानी पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके
1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य की दिशा में पटरी पर लाने के लिए 2020 और 2030 के बीच हर प्रत्येक वर्ष को अपने उत्सर्जन में 7.6% की कटौती करनी होगी, ऐसा उस रिपोर्ट में चेतावनी दिया गया था। साथ ही इस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि एनडीसी यानी में सामूहिक महत्वाकांक्षा 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के लिए अगले दशक में आवश्यक कटौती को वितरित करने के लिए वर्तमान स्तरों पर 5 गुना से अधिक बढ़नी चाहिए। ये तो हमारा न्यूज़ हो गया। और साथ ही हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे कि रिपोर्ट ऑन क्वालिटी ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और पूरे नवंबर महीने में काफ़ी न्यूज़ चर्चे में था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने हिंदी लिख दिया है, वैसे बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा इस चीज़ को इंग्लिश को समझने में उनको काफ़ी परेशानियां हो रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे। सो न्यूज़ में क्या है, तो हाल ही में उपभोक्ता मामले के विभाग ने भारत के प्रमुख शहरों में पाइप पेयजल की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी की, यानी क्वालिटी ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर। और ये द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो ये क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। भारत मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के माध्यम से टेस्ट आयोजित किए गए थे, ये जो हम लोगों ने अभी बात की, और वेरियस पैरामीटर्स पे किए गए थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पहले चरण में ऑर्गेनोलैप्टिक और फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, विषाक्त पदार्थ और बैक्टीरिया परीक्षण जैसे विभिन्न मापदंडों पर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। और ये परिणाम उस टेस्ट के दौरान मिला था कि एक या अधिक मापदंडों में भारतीय मानक यानी IS, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, 10,500/2012 BIS द्वारा निर्धारित पेयजल की विशिष्टता की आवश्यकताओं को या फिर का पालन करने में बहुत सारे नमूने विफल रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे किए गए पैरामीटर्स, काफ़ी ऐसे सैंपल पेश किए गए जो कि ये फेल साबित हुए उस समय। हालांकि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता में कमी है। अगर आप बात करें चेन्नई और कोलकाता में तो इसके रैंक बहुत कम है, और स्वीकार्य परिणामों के साथ मुंबई एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ की पानी की जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी फार बेटर है चेन्नई, कोलकाता और बाकी इंडिया के, भारत के कुछ शहरों के मुकाबले में। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग चर्चा करते हैं। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक यानी CWMI कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% पानी दूषित होने के कारण भारत वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। हालांकि ये काफ़ी एक जैसे हम बोल सकते हैं अमेज थिंग है इंडिया के लिए, क्योंकि पिछले साल इंडिया का रैंक काफ़ी अच्छा था, 2 या 3 रैंक अभी नीचे रिड्यूस हुआ है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक एस्टिमेट के अनुसार, अनुमान के अनुसार, जो कि हम लोग सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसको आप अगर हम लोग बात करें केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार, जो शहरी स्थानीय निकायों का लगभग 5वां हिस्सा पहले से अत्यधिक निकासी, असफल मानसून, जैसे हम बोल सकते हैं मानसून और अनियमित विकास के कारण जल संकट का सामना कर रहा है, ऐसा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का अनुमान है। हालांकि एक क्वेश्चन आ सकता है, और मे बी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मे बी द क्वेश्चन विल बी कम इन द मेंस एग्जामिनेशन, सो not only for the 2020 मेंस एग्जामिनेशन ऑफ UPPCS बट ऑल्सो फॉर जो अभी हमारा होने वाला है मेंस का एग्जाम, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों मुंबई में स्वच्छ पेयजल है, एक क्वेश्चन है। तो इसका हम बहुत सारे रीजन्स हैं, और कुछ रीजन्स कुछ इस प्रकार हैं कि मुंबई का पानी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है, क्योंकि आमतौर पर यह बारिश के पानी का शुद्धतम स्रोत से प्राप्त होता है। हालांकि 2012-2013 से ग्रेटर मुंबई नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM ने सतही वितरण के लिए स्टील की पानी के पाइप का उपयोग करना बंद कर दिया है। अब आपूर्ति 14 भूमिगत कंक्रीट जल सुरंगों के माध्यम से की जा रही है। हालांकि कई मलिन बस्तियों में यानी झुग्गी झोपड़ियों में पाइप स्पेगेटी नेटवर्क के क्रॉस, जिसको हम बोल सकते हैं क्राइस क्रॉसिंग नेटवर्क को एकल 6 इंच के पाइप से बदल दिया गया है। मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा वहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। साथ ही अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की, तो इनकी सहायता से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है, डेवलप किया गया, और परिणामों की सटीकता, आफ्टरमैथ की सटीकता जो हम बात करें सुनिश्चित करने के लिए जल नमूनाकरण प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित किया गया है।
और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इसमें इनिशिएटिव भी लिए गए, कुछ स्कीम्स भी लागू किए गए हैं, इसमें कुछ योगदान भी है गवर्नमेंट का इस संबंध में। तो हाल ही में कुछ योगदान लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार है कि जल जीवन मिशन केंद्रीय सरकार द्वारा 2024 तक जितने भी ग्रामीण परिवारों के पेयजल और स्वच्छता की हम लोग जो बात कर रहे हैं, सभी ग्रामीण परिवारों के पेयजल और स्वच्छता को जल शक्ति मंत्रालय यानी जल जीवन मिशन जिसको बोल सकते हैं के तहत हर घर जल पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई परियोजना है। तो आप एक ध्यान देंगे कि ये जो जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट है, ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के अंदर आ सकता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है सीडीएस में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, कि जल जीवन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आती है। तो ये आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिशन भागीरथ इज अ प्रोजेक्ट ऑफ, तो ये हम लोग देखेंगे। तो मिशन भागीरथ तेलंगाना राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के घरों के लिए सुरक्षित पेयजल के लिए एक परियोजना है। परियोजना गोदावरी नदी और कृष्णा नदी से प्राप्त स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करेगी। तो अगर हम देखें कि कंसिक्वेंसेस क्या हैं, ये जो पुअर वाटर क्वालिटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं इस करंट अफेयर में, यानी खराब पानी की गुणवत्ता के परिणामों के बारे में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो हालांकि हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव विकासशील देशों में लगभग 80% बीमारियों का कारण जल आपूर्ति की खराब गुणवत्ता है। तो बीमारी कौन कौन से हैं, तो देखना है आपको कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, यानी कॉज आप एक तरफ देख सकते, एक लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक तरफ कॉज को मेंशन किया है, दूसरी तरफ डिजीज को। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण टाइफाइड, कोलेरा, पैराटाइफाइड फीवर, बैक्सिलरी डाइसेंट्री जैसी बीमारियां होती हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस, पोलियोमाइलिटिस, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, अम्यूबिक डेसेंट्री और पेस्टिसाइड के कारण रिप्रोडक्टिव इंडोसिनल डैमेज होती है। और हैवी मेटल के कारण डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड किडनी एंड अदर मेटाबॉलिक डिसरप्शंस भी बीमारियां इस कॉज के कारण होती हैं। साथ ही साथ लीड, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के कारण अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि उसको प्रभावित करती है। येलोइंग ऑफ द टीथ, दांत का पीलापन होना, एंड डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, और जो रीढ़ की हड्डी है उसको डैमेज कर देना। तो इस प्रकार की बीमारियां इसके कारण होती हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखते हैं जो हम लोगों ने ऊपर में बात की थी, कंसिक्वेंसेस ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी यानी खराब पानी की गुणवत्ता के परिणामों के बारे में। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि उच्च आर्थिक लागत, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जेब खर्च में वृद्धि, श्रम उत्पादक में कमी और पर्यवटक प्रवाह में कमी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एक बोल सकते हैं कि सेटबैक प्रोवाइड करती है अच्छे पानी के लिए, गुड क्वालिटी यानी बेटर क्वालिटी का वाटर यूज करने में। साथ ही साथ प्रदूषण को सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। खराब पेयजल का परिणाम प्लास्टिक बोतलबंद पेयजल की बिक्री का प्रमुख कारण है। हालांकि यह बोतलबंद पानी प्लास्टिक प्रदूषण को जन्म देता है, जो जल प्रदूषण को बढ़ाता है। और आपको मैं बता दूं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट इंडिया के द्वारा लागू किया गया था इन्हीं सारी मुद्दों को देखते हुए, शायद आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो संसाधनों, अगला जो हमारा पॉइंट है, संसाधनों का अपव्यय और आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ शुद्ध प्रणालियों पीने के लिए जितना पानी पैदा करती है उससे दोगुना पानी बर्बाद करती है। इसके अलावा आरओ प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक खनिज और लवण हटा दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में कृत्रिम रूप से जोड़ा जाता है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है। तो ये ध्यान देंगे। तो ये सारे जो हम लोगों ने अभी कंसिक्वेंसेस देखा है, इसका क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक अच्छे तरीके से एक ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन की बात करें, जो कि आपके एग्जाम में अगर आप लिखते हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आपको तो मालूम है कि उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना, देन आफ्टर बॉडी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो बॉडी आपको मेंशन करना है, देन आफ्टर कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए अलॉन्ग विथ अ डायग्राम, है ना, उससे संबंधित एक डायग्राम आपको मेंशन करना होता है। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे संबंधित उपाय क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड्स क्या हैं। तो डेटा आधारित सहायता प्रणाली, पानी की गुणवत्ता का अक्सर परीक्षण किया जाना चाहिए और निष्कर्षों का सार्वजनिक किया जाना चाहिए जनता के सामने और गवर्नमेंट के सामने। साथ ही साथ इससे नागरिकों की भागीदारी, संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ेगी और सेवा प्रदाताओं और सरकार की जवाबदेही होगी। यानी हर एक सिटीजन्स, जो एक जिसको बोल सकते हैं कंज्यूमर है, कंजप्ट करने वाले जितने भी लोग हैं वाटर को, वो लोग काफ़ी इससे संबंधित एक जागरूकता में पार्टिसिपेट करेंगे। उन्हें मालूम चलेगा कि
just saving the water and conserving the natural resources and sustainable development regarding water कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ अनिवार्य अनुपालन यानी स्थानीय निकायों के लिए पानी की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो की अगर हम बात करें का अनुपालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। और पानी के लिए मूल्य निर्धारण समाज की अच्छी तरह से बंद वर्गों के लिए पानी की कीमत की जा सकती है ताकि उचित रखरखाव लागत वसूल की जाए। हालांकि दी गई सब्सिडियों की घटता अपशिष्टों के पुनर्गठन के लिए आवश्यक है। बेटर मैनेजमेंट की बात करें, बेहतर प्रबंधन की, तो पानी की लंबी दूरी की पाइपलाइनों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और जल उपचार को अधिक स्थानीय बनाना चाहिए। तकनीकी समाधान और टेक्निकल सॉल्यूशन की बात करें तो जहरीले अकार्बनिक प्रदूषकों और घुलित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए जल उपचार संयंत्र का उन्नयन करना चाहिए, यानी उसका रिमूव करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए वहाँ से। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो होना भी चाहिए इसमें कि इट शुड बी इनकरेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, यानी वर्षा जल संचयन जिसकी हम बात करते हैं अधिकतम संभव सीमा के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग को जो पार्टिसिपेंट्स एक पर्टिकुलर कंट्री के उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इस पूरे अभियान को, जिसको हम बोल सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए हर एक घर में, इंडिया के हर एक घर में ऐसा मेंशन हो सकता है और एक वे फॉरवर्ड का एक हिस्सा हो सकता है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पानी पहुंचाने का सरकार का प्रयास सही दिशा में एक कदम है, ऐसा एक लिया भी गया था जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसमें अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, इसके बाद हम लोगों ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात की, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप कोशिश करेंगे कि आप बुक या इंटरनेट के जरिए जहाँ से भी हो इसकी आप इन्फॉर्मेशन ले लें और इसमें जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता हो आप वो ध्यान देने की कोशिश करें। और एस्पायरेंट्स मैंने कुछ इसमें आप देख सकते हैं बोल्ड वर्ड मैंने इसको किया है, बोल्ड कर दिया कुछ वर्ड्स को। ये वैसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी चल रही हो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और बिना किसी डर के आपके पास जो भी क्वेरीज हैं प्लीज़ आप डालने की कोशिश करें। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी भी टॉपिक्स हैं आप तभी बेटर तरीके से समझ सकते हैं जो कि आप अगर आपकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो बेसिक कंप्लीट है उसका, तभी आप एबल हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं इसको समझने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की सेशन आपको पसंद आई होगी, तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।